नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता कि हमारे जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो परीक्षा में किस तरह से आएंगे। तो आज हम आपको यहाँ पर डीएलएड द्वितीय वर्ष के कुछ अनसॉल्व दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जो प्रश्न हैं वो किस तरह से आते हैं और उनका उत्तर हमें किस तरह से लिखना होता है। तो ये आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित डीएलएड की जो परीक्षा है उसका अनसॉल्व पेपर है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले लिया है आपका जो पहला पेपर होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम। तो ये 2016 का एग्ज़ाम पेपर है और इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से देखें तो पिछले 2 सालों के जो पेपर होते हैं या जो पिछले 2 सालों की परीक्षा में आए हुए प्रश्न होते हैं उनको स्किप करके ही फिर इसके बाद के जो प्रश्न उत्तर हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो आपको प्रश्न पत्र किस तरह से बनाए जाते हैं और कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे ये हम देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ में आपके सही गलत भी आ सकते हैं, आपके विकल्प चुनिए भी आ सकते हैं और खाली स्थान भरिए भी आ सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पहला प्रश्न इन्होंने पूछा था कि सही विकल्प चुनिए। जैसे यहाँ शिक्षा की क्या विशेषता है और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से आपको एक ऑप्शन का पर टिक करना था। अब हम आगे आते हैं। इस तरह से इन्होंने 5 क्वेश्चन यहाँ दिए थे। अब सेकंड क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने आपको एक सही जोड़ी दिया है, मैच द कॉलम, और उसमें भी इन्होंने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनको आपस में मिलाना है और इनका आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट पर जब हम आते हैं तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो चूंकि आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान और अधिगम जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर है, तो आपकी जो पहली इकाई है उसमें शिक्षा और मनोविज्ञान और फिर शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और उनकी आवश्यकता क्या है, एक टीचर एजुकेटर के लिए क्यों ज़रूरी है, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो इन्होंने यहाँ पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए और दूसरा उसी में एक अथवा या और करके एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। तो इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा पूछ ली है। आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्होंने आपसे चौथा क्वेश्चन जो है वो शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को समझाइए या मानव व्यवहार अध्ययन की शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियों के नाम। तो हम ये मान के चलें कि आपके जो यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट में से आपको 2-2 प्रश्न जो होते हैं वो अति लघु उत्तरीय और 2-2 आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, वो सब उसी में से पूछे जाते हैं। इसलिए हमें इसका व्यापक अध्ययन करना ज़रूरी है। यहाँ इन्होंने पूछा है कि प्रसूत व्यवहार क्या होता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको ये हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न उसमें पूछते हैं। अब आगे आइए हम देखते हैं कि इन्होंने अगला प्रश्न पूछा है कि सीखने की तत्परता का नियम क्या है। आप सब इन प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं कि सीखने की 2 विधियों के नाम लिखिए, तो हमको इन दोनों में से कोई एक करना होगा। और निर्माणवाद का अर्थ बताइए। तो इनके जो आंसर हैं वो हमको छोटे छोटे लिखने हैं क्योंकि ये हमें अति लघु उत्तरीय की श्रेणी में पूछे जा रहे हैं। फिर हम आते हैं बंडूरा का सामाजिक पुरस्कार और दंड का सिद्धांत क्या है। सामाजिक अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। अब आगे हम चलते हैं तो इन्होंने स्किनर की क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो आपका अधिगम के सिद्धांत है सीखना, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है और अभी आगे भी बताने वाली हूँ। तो इन के जो सिद्धांत हैं उनको आप ध्यान से समझिएगा। और प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछा जाता है कि इनके अनुसार कौन सी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो ये आपका प्रश्न है।
फिर आगे हम देखते हैं कि खेलों के महत्व के बारे में समझाइए और वाइगोत्स्की ने खेल की कौन कौन सी अवस्थाएं बतलाई हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है। फिर आगे हम देखते हैं खेलों के प्रमुख प्रकार बताइए, स्पर्धा के क्या लाभ हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो प्रश्न हैं वो अगर हम देखें तो आपके अति लघुत्तरीय में आते हैं। फिर आपके लघुत्तरीय प्रश्न में आपका आता है स्वानुभूति की अवधारणा क्या है, आत्मवर्णन की अवधारणा को समझाइए, आत्म पहचान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हमें इनके आंसर जो है वो थोड़ा 20 से 50 शब्दों के बीच में लिखना है। अब है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण क्या है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको अपने पर्सनालिटी के बारे में पूरी चीज़ों को पढ़ना है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो फिर है आपका जेड पीढ़ी की अवधारणा को समझाइए, संज्ञानात्मक द्वंद्व को समझाइए, भाषा के प्रयोग को समझाइए और बहुभाषी कक्ष में किस प्रकार की तैयारी आवश्यक होती है। बहुभाषी में आपको भाषा के विषय में भी मैंने आपको बताया था कि भाषा का जो कक्ष है वो कैसा होना चाहिए, फिर गणित का कक्ष कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी का कैसा होना चाहिए। तो बहुभाषी कक्ष में आप इस तरह की पूरी अवधारणा को लिखेंगे। नेक्स्ट में हम आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पूछा जाता है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आपको ये भी देखना, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न में पूछे जाते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, कक्षागत संप्रेषण को उपयोगी और प्रभावी बनाने के उपाय बतलाइए। तो संप्रेषण के बारे में आपने आईसीटी में भी पढ़ा है, कंप्यूटर में भी पढ़ा है, हिंदी भाषा में भी पढ़ा है कि भाषा की अभिव्यक्ति को ही हम संप्रेषण कहते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। फिर चोम्स्कियन के सामाजिक अधिगम और भाषाई विकास संबंधी दृष्टिकोण को समझाइए। तो बहुत सारे शिक्षाविद होते हैं जिनके कुछ नीतियाँ या सिद्धांत होते हैं जिनको हमें पढ़ना है और आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आप इस प्रकार से इस पेपर की तैयारी करें। और टेस्ट पेपर के रूप में यदि आप देखना चाहें तो ये मैं आपको एक पेपर दिखा रही हूँ जिसमें यहाँ पर आपको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें आपको ये दिखाया गया है कि आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सबसे पहले ये इतिहास का पेपर दिखा रही हूँ मैं, ये इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इनको आपको एक वाक्य में लिखना है। फिर यहाँ से आपके लघुत्तरीय शुरू हो जाते हैं। तो लघुत्तरीय में आपको 20 से 50 शब्दों का आंसर लिखना है। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ हम पीछे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे जो हैं वो इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और इसके बाद 11वें प्रश्न से जहाँ पर प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए, समझाइए, इस तरह के या चर्चा कीजिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इनकी शब्द सीमा जो है वो बढ़ जाती है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। तो इनका हमें बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ये जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये सभी अथवा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अपने सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी करनी है। और आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो ये आपका 8वां पेपर डीएलएड द्वितीय वर्ष का, जिसका वो पूरा प्रारूप मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।